कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है इसका एनसीईआरटी बुक से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए और इसको लिखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये तो है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहला क्वेश्चन से देखिए कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो दो दिक् सूचक होता है बच्चों, दिशा सूचक यंत्र या कंपास भी उसको बोलते हैं। वो जो होता है इस तरह होता है, इस तरह से होता है, उसमें नॉर्थ और साउथ रहता है। इसको जब लाते हैं मैग्नेट के पास तो उसमें विक्षेपित होता है, डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि इसका जो कंपास का जो निडल होता है ये नॉर्थ और साउथ होता है। तो नॉर्थ और साउथ को जब हम लोग लाते हैं तो उस पर बल लगता है और वो डिफ्लेक्शन होता है। तो इसका आंसर आप देखिए, ऐसा लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है बच्चों। इसका आंसर ये है, देखिए कि चुंबक के निकट लाने पर सुई विक्षेपित इसलिए हो जाती है क्योंकि दिक्सूचक की सुई की नोक चुंबक की ध्रुव की भांति कार्य करता है। जब सुई को दंड चुंबक के पास लाया जाता है तो ये सुई को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, जिससे विक्षेपित होता है। तो जब नॉर्थ पोल के पास आता है तो रिपल्सन होता है, और साउथ पोल के पास आता है तो रिपल्सन होता है, और अपोजिट पोल के पास आता है तो अट्रैक्शन होता है। तो ये बात समझ में आया बच्चों। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, देखिए 1 नंबर का, ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबक की क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो क्षेत्र रेखाएं क्या होता है बच्चों, ये बात बताए हैं, पहले भी बता चुके हैं हम थ्योरी के वीडियो में, क्लास में, कि मैग्नेट जो होता है, चुंबक जो होता है बच्चों, ये चुंबक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कन्वर्ज करता है, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर आता है। ये बात समझ में आया। तो इस तरह से मैग्नेट लेके आप इसको इस तरह से फिगर बना सकते हैं। नॉर्थ से साउथ, देखिए नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर मुड़ेगा, साउथ में आके मिलेगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं। ये बात समझ में आया। इस तरह का आप पिक्चर एग्जाम में बना दीजिए, बस हो गया काम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर भी दिखाते हैं अभी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं के गुणों की सूची बनाइए। इससे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और सब्जेक्टिव भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। इसका गुण क्या होता है, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं का क्या गुण होता है। तो देखिए पहला गुण क्या होता है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाता है। ये बात समझ में आया। पहले वाला पिक्चर में भी आप देख चुके हैं कि नॉर्थ से निकलता है, मैग्नेट का जो है नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे आके मिलता है। ये बात समझ चुके हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, चुंबक के अंदर चुंबक क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ये दूसरा पॉइंट है कि चुंबक जो है बच्चों, ये जो मैग्नेट है, ये मान लीजिए नॉर्थ है, अगर ये साउथ है तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, लेकिन चुंबक के भीतर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि चुंबक के अंदर चुंबक क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों।
अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि चुंबक की क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। चुंबक क्षेत्र जो होता है क्लोज लूप बनता है, क्लोज लूप, एक क्लोज लूप बनता है बच्चों। क्योंकि जो मैग्नेट है, आप देखिए अभी मैग्नेट का बारे में बताए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, और भीतर में चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा। तो ये क्लोज लूप बना कि नहीं बना, ये क्लोज लूप बन गया, क्लोज लूप बन गया। तो वही बात इसमें बताया गया है बच्चों कि चुंबक की क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है बच्चों, चौथा पॉइंट है कि चुंबक क्षेत्र की रेखाएं घनी होती है, वहाँ चुंबक क्षेत्र मजबूत होता है। यानी जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस कम रहता है, तो इसका मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पे चुंबक के जो क्षेत्र जो होगा मजबूत होगा। नज़दीक नज़दीक जहाँ पर लाइन्स है वहाँ चुंबक क्षेत्र मजबूत होगा, यही बात कर रहा है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चों, पांचवा पॉइंट है कि दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो है, जो दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो है कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ऐसे कट नहीं करेगा। अगर कट कर गया तो एक ही पॉइंट पे दो दिशा हो जाएगा चुंबक क्षेत्र का, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए चुंबक क्षेत्र की रेखाएं जो है कट नहीं करता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 3 नंबर क्या है, दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। अब देखिए इसी पर एक सवाल दे दिया है कि दो चुंबक क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, दो चुंबक क्षेत्र, ये देखिए आंसर इसका कि दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूची रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। वही बात है कि अगर दो रेखाएं, अगर दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेगा तो इस जगह पे दो पॉइंट, इस जगह पे दो दिशाएं दिख रहा है, एक ही पॉइंट पे दो दिशाएं में मैग्नेटिक फील्ड हो नहीं सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बात समझ में आया होगा। इसका आंसर देख लीजिए, 3 नंबर का आंसर, ये 3 नंबर का आंसर है बच्चों, इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं एनसीईआरटी का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए रेखाएं खींचिए। बच्चों जब चुंबक क्षेत्र एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पैरेलल होता है, समान दूरी पर होता है, ऐसे होता है, ऐसे इसका जो है ग्राफ्स होता है, पैरेलल होता है। तो ये बात समझ में आया, समांतर होता है, समान दूरी पर होता है। अगर एक समान चुंबक क्षेत्र रहेगा तब, अगर एक समान चुंबक क्षेत्र नहीं रहेगा, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर नज़दीक है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ये इस तरह का अगर ग्राफ रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर पैरेलल होगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका आंसर यही हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ आंसर यही लिखा हुआ है, और इसका देखिए ग्राफ है, ये पैरेलल होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र क्या होगा। परिनालिका कैसे रहता है बच्चों, परिनालिका रहता है ऐसे ऐसे, ऐसे रहता है परिनालिका, इसके भीतर जो एक इस एक्सिस होगा इसका, वहाँ पे क्या होगा, चुंबक क्षेत्र क्या होगा। तो उसके भीतर जो चुंबक क्षेत्र होता है बच्चों एक समान होता है, चुंबक सोलेनॉइड यानी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र एक समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होगा। इसका फोटो देख सकते हैं, देखिए ये है परिनालिका का फोटो, ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबक क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। बच्चों, इसमें कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबक क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई प्रोटॉन बच्चों अगर मूव कर रहा है तो कह रहा है कि इसमें कौन चीज़ बदलेगा, कौन चीज़ जो है इसका परिवर्तित होगा, समय के साथ परिवर्तित होगा और चुंबक क्षेत्र में गति कर रहा है। तो बच्चों इसमें दिया है द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। तो बच्चों इसका वेग और संवेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि वेग अगर परिवर्तन हो सकता है अगर चुंबक क्षेत्र का परिमाण अगर बदलेगा तो वेलोसिटी भी बदलेगा। अब वेलोसिटी अगर बदलेगा प्रोटॉन का तो उसका वेग बदलेगा और संवेग भी बदलेगा, मास इनटू वेलोसिटी, ये भी बदलेगा। तो दो ऑप्शन होगा, वेग और संवेग, ये दोनों आंसर सही है बच्चों। ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन क्या है देखिए। क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा? यदि छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए और छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि विद्युत धारा में वृद्धि कर दिया जाए। अगर विद्युत धारा में वृद्धि करेंगे हम लोग तो क्या होगा? विद्युत धारा में करेंगे वृद्धि करेंगे तो बच्चों तो छड़ के विस्थापन में भी वृद्धि होगा, क्योंकि विद्युत धारा वृद्धि होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वृद्धि होगा और मैग्नेटिक फील्ड वृद्धि होगा तो विस्थापन में वृद्धि होगा। छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए तो छड़ के विस्थापन में वृद्धि होगा, उतना बल बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग। नाल चुंबक को अगर हम लोग अधिक प्रबल, अधिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा देंगे तो भी बल उसमें ज़्यादा महसूस होगा, बढ़ेगा। तो प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए तो छड़ चुंबक विस्थापित बढ़ेगा, क्योंकि बल ज़्यादा लगेगा। करंट बढ़ेगा तो भी बल ज़्यादा लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो भी फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फोर्स का जो फार्मूला बता चुके हैं, F इक्वल टू क्या होता है बच्चों? I/B क्रॉस L, ये होता है। तो I भी बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, B बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, तो विस्थापन बढ़ेगा। तो ये बात समझ में आया। तीसरा है, यदि छड़ की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो इस पर लगने वाला बल भी बढ़ेगा, क्योंकि विस्थापन बढ़ता है। तो लंबाई भी अगर बढ़ेगा बच्चों तो भी इस पर जो है बल बढ़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला ही आप लोग याद रखिए, F इक्वल टू I/B गुना L। L हो गया चालक की लंबाई, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, I करंट हो गया। ये तीनों अगर बढ़ेगा तो F का वैल्यू बढ़ेगा, और F बढ़ेगा तो विस्थापन बढ़ेगा। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी दिशा को जो है हम लोग मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए ये वेस्ट है, चाहे ऐसा कीजिए, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ई ईस्ट है, ई वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अब कह रहा है कि कोई धनावेशित कण अल्फा कण चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, और किधर इसको भेजा गया था? पश्चिम की ओर। इधर आ रहा था कोई धनावेशित कण, इधर मूव कर रहा था, लेकिन इसको कर दिया कैसे? मैग्नेटिक फील्ड से इधर इस दिशा में विक्षेपित कर दिया, नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर। तब चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगा बच्चों? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इस पर परपेंडिकुलर किधर होगा? ऊपर की ओर ही होगा। तो किससे हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? ऊपरमुखी, डी नंबर हो जाएगा आंसर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे।
अब देखिए आ गया कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बता चुके हैं आप लोगों को। बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठी इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो और तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा संकेत करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा करती है। इसको फोटो में भी देख सकते हैं। ये देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये देखिए चित्र में आप देख लीजिए। ये देखिए चुंबक क्षेत्र की दिशा बतलाता है, ये विद्युत धारा की दिशा बतला, ये अंगूठा बल की दिशा बतलाता है चालक पर। तो ये बात समझ में आया फ्लेमिंग का। अब उसको लिख दीजिएगा, इसी चीज़ को लिख देना है एग्जाम में, ये फोटो बना के इसी को लिख देना है, हो गया काम। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये बात समझ में आया होगा और इसमें वीडियो में भी हम दिखाए हैं प्रैक्टिकल में, आप उसको देखिए, ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों, ये सवाल क्या है देखिए, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर बच्चों पढ़ा चुके हैं, अब अच्छा से देखिए वीडियो में, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड आंसर है, उसमें आप देखिए, उसमें बहुत अच्छा से बताए हुए हैं, उसका लिंक हम डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है कि जब कोई धारावाही कुंडली बच्चों, जब कोई धारावाही जो कुंडली होगा, जब धारावाही कुंडली जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर बल युग्म लगता है, दो बल लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, बल युग्म बोलते हैं, और उसे घूमने लगता है। तो देखिए इसका आंसर अच्छा से देखिए कि विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव है, जब वही है चुंबक क्षेत्र में लौह कोर पर लिप्टिक कुंडली जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल अनुभव करती है, जिससे मोटर आर्मेचर चुंबक क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल वाम हस्त नियम के अनुसार जो है हम लोग ज्ञात करते हैं। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। तो इसको आप लिख सकते हैं। ये देखिए इसका आंसर है विद्युत मोटर का सिद्धांत कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो बल युग्म कार्य करता है और वो घूमने लगता है, और उस पर बल की दिशा जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो बच्चों इसका भी फोटो आप देख सकते हैं। देखिए विभक्त वलय मतलब हो गया स्प्लिट रिंग क्या होता है। तो स्प्लिट रिंग आप फोटो में देख लीजिए। ये देखिए स्प्लिट रिंग जो ये रिंग है बच्चों, ये रिंग जो है क्या करता है, कम्यूटेटर का काम करता है। हम बता चुके हैं, इसका वीडियो देख लीजिएगा। कम्यूटेटर का काम करता है बच्चों, यानी दिक् परिवर्तक का, यानी उसके करंट की दिशा को बदलता है। तो वही है विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग का ये काम है। ये देख लीजिए फोटो में, आप लोग को समझ में आया। देखिए बच्चों ये जो है आपका इसका फिगर है विद्युत मोटर का। देखिए इसमें रिंग लगा हुआ है, ये स्प्लिट रिंग कहते हैं बच्चों इसको। होगा इसमें आप सीधा लिख सकते हैं कि विभक्त वलय जो है विद्युत धारा की दिशा को बदलता है, उत्क्रमित करता है, बदलता है, बस यही काम है इसका, कम्यूटेटर का काम करता है। ये बात समझ में आया होगा। ये आंसर देख लीजिए अच्छा से एक बार, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने से विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो कुंडली को किसी चुंबक क्षेत्र में गति कराकर, जब हम लोग कुंडली को क्या कह रहा है क्वेश्चन फिर से देखिए कि कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। यानी कुंडली में कॉइल में विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगा, जब हम लोग उसको चुंबक क्षेत्र में गति करेंगे जनरेटर, तभी उसमें करंट उत्पन्न होगा, या फिर चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, कुंडली के चारों ओर चुंबक क्षेत्र को परिवर्तन करेंगे तो भी विद्युत धारा उत्पन्न होगा। इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, उसमें भी फ्लक्स चेंज होगा। तो ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग।
अब देखिए सिद्धांत आ गया विद्युत जनित्र, विद्युत जनरेटर का क्या सिद्धांत है। तो विद्युत जनरेटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कि जब कोई कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबक क्षेत्र में उसमें मोशन कराते हैं तो उसमें जो है फ्लक्स चेंज होता है और उसमें विद्युत धारा प्रेरित होता है। तो यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही उसका सिद्धांत है। एक क्वेश्चन देख लीजिए आंसर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबक प्रेरण पर आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है, यही इसका सिद्धांत है। तो ये बात समझ में आया बच्चों। ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखिए। दिष्ट धारा यानी डीसी करंट। डीसी करंट कौन उत्पन्न करता है बच्चों, सेल करता है, बैटरी करता है, तो डीसी जनरेटर करता है, डीसी जनित्र, या डायनमो करता है, डीसी डायनमो करता है। ये बात समझ में आया है। और डीसी और एसी जनरेटर में जो अंतर है वो वलय का अंतर है, ये बता चुके हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक इसमें डाल देंगे। तो ये बात समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी एसी करंट उत्पन्न करने वाले स्रोत का नाम लिखते हैं। एसी करंट कौन उत्पन्न करता है, एसी जनरेटर करता है या इन्वर्टर करता है। तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करता है जिसकी दिशा लगातार बदलते रहता है। ये बात समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ईवी जनरेटर सही क्वेश्चन है जो बता चुके हैं आप लोगों को। सही विकल्प का चयन कीजिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली चुंबक क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। इस कुंडली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण में पश्चात परिवर्तन होता है। यानी जब आर्मेचर घूमता है बच्चों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये जब घूमता है ये कॉइल, तो कह रहा है कि इसमें धारा की दिशा कितने चक्कर में ये परिवर्तन होता है। तो ये इलेक्ट्रिक जो जनरेटर है, हम लोग एसी जनरेटर में बता चुके हैं कि हाफ चक्कर में ये घूमता है, हाफ चक्कर में, आधा चक्कर में दिशा बदल जाता है बच्चों। तो कितना होगा आंसर, आधा। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथों तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। विद्युत उपकरण में क्या उपयोग किया जाता है, फ्यूज उपयोग किया जाता है। फ्यूज, अधिक करंट बढ़ेगा तो फ्यूज टूट जाएगा, उपकरण बच जाएगा। या फिर अर्थेड तार का उपयोग किया जाता है, जो ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, अर्थेड तार। ये दो युक्ति है जिससे हम लोग हैवी करंट से बचा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट में प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुपातांक 5 एम्पियर है। इसे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं। तो देखिए इसमें 2 किलोवाट का पावर लगा हुआ, पावर कितना है, 2 किलोवाट, यानी 2000 वाट का पावर लगा हुआ है। और कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट। तो करंट निकाल लेते हैं। वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर। वाट बराबर क्या होता है, वोल्ट गुना एम्पियर। तो आई बराबर क्या इतना हो जाएगा बच्चों, W/V। W कितना है, 2000 है, V कितना है, 220 वोल्ट। इसको कटाइए, 11, इसको कटाइए 100, 100/11 यानी 9 एम्पियर। 9 एम्पियर करंट फ्लो होगा और इसमें कितना है, 5 एम्पियर। तो तार टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, तार टूट जाएगा बच्चों। तो इस जो है, ये देखिए इसका, ये देखिए यही करंट फॉर्मूला लगाया है इसमें। और क्या होगा, कितना, 9 एम्पियर का लगभग इसमें करंट फ्लो होगा।
तो क्या होगा, 9 एम्पियर फ्लो होगा तो 5 ही एम्पियर उसमें बर्दाश्त कर सकता है। 9 एम्पियर होगा तो क्या होगा, उसमें हैवी करंट जाएगा और जो है वो तार टूट जाएगा, जल जाएगा। ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए कि घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अति भारण मतलब जो हाई वोल्टेज करंट से, तो उसमें क्या होगा कि एक अकेले सॉकेट में एक से अधिक उपकरण नहीं जोड़ना चाहिए, है ना। एक सॉकेट में अधिक उपकरण जोड़ेंगे तो अधिक करंट फ्लो होगा और वो जल सकता है। हमेशा परिपथ में विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में ही संयोजित किया जाना चाहिए, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए। परिपथ में फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, यानी फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। अतिभारण से बचने के लिए एक ही समय में अधिक विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये इसका उपाय है बच्चों। तो आप लोग को समझ में आया होगा, तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।